नमस्कार, न्यूज रूम से इस वक्त हाजिर हूं मैं राजीव इस बिग ब्रेकिंग लेकर, और साथ में हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है उधर मिडिल ईस्ट में, और इस जंग की तपिश जो है वो हमारे देश में भी है, और आग इतनी लग गई कि हम सारे गैस जला डाले हैं, यानी एलपीजी की किल्लत है अपने देश में, आप जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच चलेंगे पहले ईरान, चलेंगे पहले उधर अमेरिका, और चलेंगे उधर इजराइल। तीनों जगह पे अलग अलग तीनों जगहों से खबरें आ रही हैं, और तीनों जगहों की खबरों को जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कहते हैं और नेतन्याहू कुछ और तस्वीरें लेकर, अपनी तस्वीरें लेके आ जाते हैं, और इन सब के बीच इधर ईरान अपने दम पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ईरान ने अपने ब्रह्मास्त्र को निकाल दिया है, सेजिल मिसाइल को निकाल दिया है, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि आखिर नेतन्याहू को कैमरे के आगे आना क्यों पड़ा, और अगर आगे आए हैं, कैमरे के आगे आए हैं, तो फिर से उनके वीडियो को फेक वीडियो क्यों कहा जा रहा है, यह सब भी हम जानेंगे। अभी से थोड़ी देर पहले जब लाइव लेकर मैं आया था, तो वहां आपको दिखाया कि वो वीडियो जो है वो किस ढंग से, दो अलग अलग वीडियो सामने हैं। पहले वीडियो में वो कॉफी पीते हुए और हाथ मुट्ठी बंद करके अपने कोट के जेब में हाथ डालते हुए नजर आते हैं नेतन्याहू, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा वीडियो भी आता है जिसमें एक मुखौटा यानी मास्क उतारते हुए एक इंसान दिखाई देता है। तो दोनों वीडियो में कौन सही है कौन गलत है, ये तो नेतन्याहू ही बताएंगे। लेकिन उन सबसे इतर चलेंगे उधर सबसे पहले अमेरिका, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान अब फिर से बदल गए हैं। अब वो कह रहे हैं, उनसे पत्रकार ने पूछा कि क्या आप इस बात को की घोषणा करने जा रहे हैं, ऐलान करने जा रहे हैं कि आपने ईरान की जंग को, ईरान के युद्ध को जीत लिया है, तो फिर यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं जी, मैं तो जीता ही नहीं, अभी इसकी घोषणा नहीं कर सकता। चलिए इस पे भी आएंगे। उसके अलावा एआई जनरेशन की बात भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, अखबारों को फिर से धमकियां भी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो बहुत कुछ है, एक एक कर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहता हूं अपने साथी अमलेंदु जी से। अमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, और उससे इतर अगर देखा जाए तो पहले अमेरिका में? राजीव जी, अमेरिका में ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, और जिस तरीके से अब उनके ऊपर प्रहार वहाँ शुरू हो गए हैं, और जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है अमेरिका का, और वो खबरें वहाँ छप रही हैं, उससे ट्रंप साहब काफ़ी ज़्यादा विचलित अब नज़र आ रहे हैं। और सीधे सीधे उन्होंने धमकी दे डाली है अपने मीडिया को कि आप पर हम बैन लगा देंगे। तो ये, और उनके जो सूचना प्रसारण सचिव हैं, उन्होंने भी धमकी दी है कि आप जो आपका रिन्यूअल का टाइम आएगा तो हम इसको रिन्यूअल आपका नहीं करेंगे लाइसेंस का। ये एक तरीके से धमकी दी जा रही है। चूँकि वहाँ जो राजीव जी न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने, और जो NYT है पोस्ट है, उन दोनों ने वो वीडियोस जारी कर दिए कि किस तरीके से पांच अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान जो हैं वो कैसे वहां गिर गए हैं, वो वीडियो इन लोगों ने जारी किया है। उस वीडियो के बाद फिर यहां बवाल मचा हुआ है। हाँ, उसके बाद बवाल मचा हुआ, वो पूरा उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरीके से आग लग रही है, उनमें ध्वस्त हो रहे हैं पूरी तरीके से रिफ्यूलिंग जो है वो। ये इस पर ट्रंप साहब ने कहा कि ऐसा ये गलत है, ये फेक न्यूज़ है, और ये झूठी खबरें हैं, और मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक अपराध है। हाँ, ये AI जनरेटेड है, और AI जनरेटेड वो भी है जो जब उनसे बताया गया कि वहाँ काफ़ी लोग ईरान में सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उसके लिए भी कह दिया ये AI जनरेटेड है। तो अभी सब कुछ AI जनरेटेड जो है वो ट्रंप सब बता देने लगता है। राजीव जी, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में इस बात से आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है, क्योंकि इसका मतलब है कि क्या यहाँ सवाल पूछा जाए कि क्या नेतन्याहू भी AI जनरेटेड है, या डोनाल्ड ट्रंप भी क्या अपनी बात जो रख रहे हैं वो भी AI जनरेशन है। इन तस्वीरों को देखिए, नेतन्याहू की तस्वीरों को देखिए, ये कॉफी शॉप में जाते हैं, कॉफी उठाते हैं, और एक प्रधानमंत्री कॉफी शॉप में जाता है और जाकर किस गिलास में कॉफी पीता है, जिस गिलास में हम भी, अगर मैं भी जाता हूं कॉफी पीने, तो मैं अगर कॉफी शॉप में बैठता हूं तो बोलता हूं कांच के कप में लेके आओ भाई, अब लेके थोड़ी जा रहा हूं, यहां पे बैठ के पी रहा हूं। तो एक प्रधानमंत्री, और इतना चर्चित प्रधानमंत्री, और वो जाके एक तो सबसे पहले जिस कप में चाय पी रहा है ये कागज का कप, कागज की गिलास है, और उस गिलास में चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है। उसके बाद कॉफी के ऊपर अगर आप अलग अलग कैफे में जाएंगे तो यहां पर एक ट्रेंड चला हुआ है हार्ट के
निशान बनाने का, उस ट्रेंड की बात यहां पर दिखाई देती है। लेकिन इन सब पे आएंगे, पहले इस पे आएंगे बाद में। लेकिन एआई जनरेशन की बात क्यों हो रही है, इस पे पहले आते हैं। और वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे जो रिफ्यूलिंग 5 रिफ्यूलिंग जहाजों को गिराते हुए जो दिखाया गया है, और न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सब अखबारों ने जो वहां पर उसके वीडियो फुटेज दिखाए हैं, ये सरासर गलत है, ये एआई जनरेटेड है, और इस पर हम इनके ऊपर केस करेंगे। और इसको लेकर भी कहा गया, जब पूछा गया उनके ही वाइस प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पे हम विचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इन 5 विमानों के, रिफ्यूलिंग विमानों के गिरने से परेशान हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अमलेंदु जी, क्यों आखिर परेशान है, क्या लगता है आपको? देखिए राजीव, परेशानी इसलिए है कि आपके जहाज जो आपने फाइटर जेट्स भेजे हुए हैं वो उड़ेंगे तो ईंधन से ही, और जब ईंधन भरने वाले आपके जहाज ही उसने डुबो दिए, ईरान ने उन्हें खिलौने की तरीके से बिखेर दिया, तो उन जहाज़ों में तेल कहाँ से पड़ेगा? जब तेल नहीं पड़ेगा तो वो जहाज़ उड़ेंगे नहीं, और जब वो जहाज़ नहीं उड़ेंगे तो ईरान अपने ड्रोन से उन जहाज़ों को भी मारेगा। तो खिलौनों की तरीके से आपके वो फाइटर जेट जो वो भी बिखर जाएंगे। तो इसलिए ट्रंप साहब परेशान है, चूंकि अभी समझ में आ गया कि एक तो तेल का संकट, वैसे ही फिर आपके तेल भरे हुए जहाज जो हैं उसने वो जिनसे आप भरते हो उनमें उनको उसने फोड़ दिया, तो अब आपके जहाज उड़ नहीं सकते। तो इसीलिए राजीव जी, अब जो सबसे बड़ी दिक्कत यहां यह है कि अमेरिका बादशाहत दिखाता है, और अमेरिका के 5, एक नहीं बल्कि अगर ईरान 5 जहाजों को गिरा देता है, इसका मतलब है, और उसके कई सैनिक मारे जाते हैं, जो जहाज को उड़ा रहे होते हैं वो मारे जाते हैं। तो इसको लेकर वहां अमेरिका में तहलका मच गया है, अंदर खाने वहां बवाल मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, और उनके खिलाफ यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। चाहे वो न्यूयॉर्क की सड़कें हो, चाहे वो वाशिंगटन डीसी की सड़कें हो, रोड्स पे सब तरफ उनके खिलाफ नारेबाजी। जो साथी इस कार्यक्रम को अमेरिका से देख रहे हैं, उनका साथियों को पता है ऑलरेडी, उन दर्शकों को पता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैसे माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और माहौल बन चुका है, बनाने की कोशिश नहीं, इन्होंने खुद बना दिया है, अपनी करनी से बना दिया है। और अगर 5 उनकी रिफ्यूलिंग विमान अगर को मार गिराया है ईरान ने, तो इसको स्वीकार आखिर क्यों नहीं करना चाहते हैं यहां डोनाल्ड ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल है। उसी सवाल का जवाब अभी अमलेंदु जी से भी हम लेने की कोशिश करेंगे, और मैं अपने जरिए भी देने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहां पर क्यों डोनाल्ड ट्रंप, सबसे बड़ा कारण यहां पे अमलेंदु जी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां से बैकफुट पे नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यहां से जो उनकी बादशाहत है उस पे कहीं ना कहीं उंगली उठाने वाले दूसरे देश, थर्ड वर्ल्ड के लोग, जो थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं, वो यहां नजर आते हैं। लेकिन इस बीच जरा सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप यहां कह क्या रहे हैं। एक स्क्रीन पे हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कह क्या रहे हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ी बहुत अंग्रेजी हम लोग समझ लेंगे, बाकी हिंदी में हम बता देंगे। लेकिन कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, आवाज तो नहीं आ रही है, हम भी सुनने की कोशिश कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब A1 में अपने यानी एयरफोर्स 1 जो राष्ट्रपति का विमान है, उस विमान में हैं। मीडिया सवाल कर रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका 5000 अपने मरीन और नाविकों को भेज रहा है वहां ईरान लड़ने के लिए। जवाब पता है क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? आश्चर्य करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब पत्रकार को कहते हैं, आप बहुत ही बदतमीज आदमी हैं। यह जवाब है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि आप बहुत ही बदतमीज आदमी हैं, आपने बदतमीजी भरा हुआ सवाल पूछा है। यह कहना है यहां पे, यह कहने का मतलब साफ साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप कितनी बदतमीजियों पे उतर आए हैं, यह कहा जा सकता है अमलेंदु जी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार मीडिया को धमका रहे हैं, लगातार उनसे अगर सवाल, ये अपने यहां का मीडिया वाली, अपने यहां के जो हुक्मरान हैं उन लोगों की तरह का हाल हो गया है। और शायद नरेंद्र मोदी से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, यह दिख रहा है। बिल्कुल राजीव जी, बहुत कुछ सीखा है। जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि आपके वापस कर लेंगे लाइसेंस और प्रतिबंध लगा देंगे और ये सब कर देंगे, आप बहुत बदतमीज इंसान है। अमित शाह को देखिए किस तरीके से बोलते हैं पत्रकारों के साथ। तो यानी सब कुछ यहाँ से सीखा जा रहा है, ये चीज़ें हैं। वरना राजीव जी, अभी तक तो अमेरिका की डेमोक्रेसी थी बड़ी महान समझी जाती थी कि भाई वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है
और वहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। अब वहाँ अगर धमकी दी जा रही है इस तरीके से, और ये साफ तौर पर मतलब ट्रंप तो दे ही रहे हैं धमकी, साथ में उनके सूचना प्रसारण सचिव जो है वो भी धमकी दे रहे हैं। इसका मतलब कि बुरी तरीके से ट्रंप साहब बौखला गए, चूंकि वहाँ की असली सच्चाई एक तो ये कि पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाने की जो कोशिश की ट्रंप ने, ये बताने की कोशिश की ईरान को हम मारकर तुरंत लौटाएंगे। अब ये साफ तौर पर कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि हम नहीं जीत रहे हैं, हम जीत का ऐलान नहीं कर सकते, ये ट्रंप साहब ने स्वीकार कर लिया राजीव जी। तो अब ये जो वहाँ दिक्कत पैदा हो रही है उनके सामने कि भाई आपने तो कहा था कि मार कर हम लौट कर चले आएंगे, और आपने ले जाकर ऐसी युद्ध में फंसा दिया जिसमें $5 बिलियन का रोज का खर्च हो रहा है अमेरिका का। तो इतना बड़ा खर्च जो है वो अमेरिका कैसे सहन करेगा, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, ये ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ट्रंप जिस तरीके से घिरते जा रहे हैं और जिस तरीके से सैनिकों का नुकसान हो रहा है, संसाधनों का नुकसान हो रहा है, फाइटर जेट्स का नुकसान हो रहा है, तो ये एक बड़ा नुकसान जो है इधर जो वहाँ जो उनके ठेकेदार हैं रक्षा के जो बनाते हैं उपकरण राजीव जी, उन्होंने कह दिया है कि 3 साल से पहले हम नए फाइटर जेट बनाकर नहीं दे सकते आपको। तो यानी 3 साल तक आपके पास ना मिसाइल होंगी ना फाइटर जेट होंगे, ये उनके रक्षा उन्होंने क्या बहुत फंसे हुए हैं यहाँ डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ पे और भी सवाल किए गए, तो सवालों का जवाब देने से अलग हटते हुए वो जो बातें कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से मीडिया हेर फेर और जनसंपर्क में माहिर रहा है। ईरान लंबे समय से मीडिया हेरफेर और जनसंपर्क में माहिर रहा है। सैन्य दृष्टि से वो अप्रभावी और कमजोर हैं, लेकिन फर्जी समाचार फैलाने वाले मीडिया को गलत जानकारी देने में भी माहिर हैं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एआई ईरान का एक और दुष्प्रचार का जरिया बन गया है, यहां पे कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एआई ईरान का एक और दुष्प्रचार का हथियार बन गया है, जिसका इस्तेमाल वो दिन प्रतिदिन हो रहे पतन को देखते हुए बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र में विभिन्न जहाजों पर गोलीबारी करते हुए नकली कामकाजी नौकाओं का प्रदर्शन किया है, ये कह रहे हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये नकली की नौकाओं की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसके अलावा जो देखने में शानदार, शक्तिशाली और क्रूर लगती हैं, लेकिन ये नौकाएं अस्तित्व में नहीं हैं, ये सब झूठी जानकारी है जिसका मकसद उनकी पहले से ही पराजित सेना को मजबूत दिखाना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य की झूठी रिपोर्टिंग के अनुसार जिन 5 अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमानों को कथित तौर पर मार गिराया गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया, वे सभी सेवा में हैं, सभी सर्विस में हैं, सभी काम कर रहे हैं, और सिवाय एक के जो जल्द ही आसमान में उड़ान भरने वाला है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ गए वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, फिर कह रहे हैं कि जिन इमारतों और जहाजों को आग की लपटों में दिखाया गया है वो वास्तविक नहीं है, ये एआई द्वारा निर्मित फर्जी खबर है। और उदाहरण के लिए ईरान फर्जी समाचार मीडिया के साथ मिलकर हमारे महान ही विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को, जो दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित जहाजों में से एक है, समुद्र में बेकाबू होकर जलता हुआ दिखाता है, जबकि वास्तव में वो जल नहीं रहा था, उस पर गोली भी नहीं चलाई गई थी। आप मिसाइल की बात कर रहे हैं, उस पर गोली भी नहीं चलाई गई थी, ये कह रहे हैं यहां पर। और उसके आगे कह रहे हैं कि ईरान जानता है कि ऐसा करना कितना खतरनाक है, ये कहानी जानबूझकर झूठी बनाई गई थी, और एक तरह से कहें तो इसे फैलाने वाले मीडिया संस्थानों पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि ईरान का पतन हो रहा है और वो केवल वही लड़ाइयां जीतते हैं जो वो खुद खुफिया जानकारी के माध्यम से रचते हैं और भ्रष्ट मीडिया संस्थानों द्वारा प्रसारित की जाती है। यहां पे अमलेंदु जी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे भी है, आगे की लाइनें पढ़ देता हूं फिर आगे आता हूं। यहां कह रहे हैं कि कट्टरपंथी वामपंथी प्रेस इस बात को भली भांति जानता है, लेकिन फिर भी झूठी कहानियों और झूठ को फैलाता रहता है। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता इतनी कम है, और मैं केवल 5% सकारात्मक प्रचार के साथ राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीत सकता हूं। सिर्फ 5% सकारात्मक प्रचार के साथ, कह रहे हैं। इतना घमंड, इतना अहंकार डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी कोई विश्वसनीयता 400 पार जैसा 400 पार, अब की बार 400 पार, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, कह रहे हैं, यानी मीडिया की नहीं है। मुझे यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कार, जी हां, इन भ्रष्ट और घोर देशद्रोही समाचार संगठनों के लाइसेंस की जांच कर रहे हैं।
लाइसेंस की जांच कर रहे हैं। अब देखिए यहां बात सीधे सीधे हो रही है, आगे फिर कह रहे हैं इन्हें अरबों डॉलर के मुफ्त अमेरिकी प्रसारण अधिकार प्राप्त हैं और वो इनका इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए करते हैं, चाहे समाचारों में हो या अपने अन्य सभी कार्यक्रमों में, जिनमें लेट नाइट मोरन्स की भी शामिल हैं। लेट नाइट मोरन्स की बात कर रहे हैं, वो भी शामिल हैं, जिन्हें भयानक रेटिंग के बावजूद भारी वेतन मिलता है। और जैसा कि मैं द अप्रेंटिस में कहा करता था कि उन्हें कभी निकाल नहीं दिया जाता, उन्हें कभी निकाल नहीं दिया जाता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आपको भी हम पढ़ के सुनाए उसके लिए धन्यवाद, और आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनने के लिए सचमुच धन्यवाद के आप पात्र हैं दोस्तों। जैसे यहां नरेंद्र मोदी की बातें सुनने के लिए धन्यवाद के आप पात्र हो जाते हैं, वैसे ही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार मीडिया को धमका रहा है। अब इनके साथ सम्मानजनक बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया के लिए अनाप शनाप बातें करने वाला इंसान, जिसको अपनी खबरें पहुंचाने में कितनी तकलीफें होती हैं मीडिया को, और वो अगर बता रहा है कि 5 आपके जो रिफ्यूलिंग विमान हैं वो मार गिराए गए हैं, तो इससे आपको आग लग गई है। और इसलिए आप बिल्कुल यहां पर लाल पीला हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी अमेरिका में साख कमजोर हो रही है। अमेरिका में, जबकि आप यह भी जान रहे हैं कि इसी साल के आखिर में आपको चुनावों से गुजरना है, मध्यावधि चुनाव, वहां मिड टर्म चुनाव जो 2 साल में होते हैं उससे गुजरना है, और इसलिए आप यहां पर परेशानी जो है आपकी बढ़ती जा रही है। और इन परेशानियों से निपटने के लिए आप मीडिया से निपटना चाहते हैं, लेकिन मीडिया से निपट पाएंगे क्या? ये इंडिया का मीडिया नहीं है, ये हिंदुस्तानी आज तक नहीं है, ये हिंदुस्तान का एनडीटीवी नहीं है, ये हिंदुस्तान का नेटवर्क 18 नहीं है, ये अमेरिका का CNN है, ये अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये अमेरिका का WSJ है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉशिंगटन पोस्ट है। लेकिन राजीव जी, यहाँ का आज तक और यहाँ का एनडीटीवी वहाँ है फॉक्स न्यूज़, और फॉक्स न्यूज़ के पूर्व जो एंकर हैं पीट हेग्सेथ, वो इस समय वहाँ रक्षा सचिव हैं, रक्षा मंत्री जो हैं पीट हेग्सेथ, तो वहाँ भी वो भी है। लेकिन ये वहाँ बड़ा है, आप उसको दबा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ भी तो कई लोग प्रवक्ता बन गए। हाँ, यहाँ भी कई लोग घोषित, कई अघोषित, कई घोषित नहीं, अघोषित तो सभी हैं और कई जो हैं वो घोषित हो गए, प्रवक्ता हो गए हैं, तो वो सब है। लेकिन ये जिस तरीके से, लेकिन राजीव जी अब वहाँ से अंदर से चीज़ें आ रही हैं, मतलब जो वहाँ सिस्टम जो है हमारे मोदी जी के मुताबिक सिस्टम जो है, उस सिस्टम के अंदर से ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ राजीव जी व्हाइट हाउस के पूर्व ऊर्जा सलाहकार हैं बॉब मैकेनली, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हॉर्मुज जल जमरू मध्य में रुकावट बनी रहती है तो असल में इसका कोई नीतिगत हल नहीं है, और जो भी प्रयास इसको किए जाएंगे वो लंबे समय तक बंद रहने का कोई नीतिगत समाधान नहीं है। और सरकार के पास जो उपाय हैं, जैसे सुरक्षा देना, तेल भंडार से गैस निकालना या टैक्स में कटौती करना, ये सब मामूली हैं और दिखावटी हैं। ये साफ तौर पर कह रहे हैं। कौन कह रहा है? व्हाइट हाउस के पूर्व ऊर्जा सलाहकार, ये वहां कह रहे हैं। तो यानी सिस्टम के अंदर से ट्रंप के खिलाफ आवाजें आना वहां शुरू हो गई हैं राजीव जी। नहीं, सिस्टम के अंदर से पहले से ट्रंप के खिलाफ आवाजें आ रही हैं। FBI कह रहा है, CIA कह रहा है, और ये सब कह रहे हैं। उनकी जो जासूस, जो उपराष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं, मार्को रूबियो जो तो कह रहे हैं कि मैं मुंह खोल दूंगा तो जेल चला जाऊंगा। यानी अगर मैं मुंह खोल दूंगा अंदर क्या बात हुई और मैंने क्या विरोध किया तो जेल चला जाऊंगा। तो ये वहाँ का उपराष्ट्रपति अगर कह रहा है तो आप समझ लीजिए कि कितना तानाशाही वहाँ भी आ चुकी है। और जो कहा राजीव जी अली लारीजानी ने कि वहाँ हिटलर पैदा हो गया है, तो क्या वास्तव में हिटलर पैदा हो गया है अमेरिका के अंदर? ये भी समझा जा सकता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो कहे कि मैं मुंह खोल दूंगा तो जेल चला जाऊंगा, तो समझा जा सकता है कि ट्रंप साहब किस तरीके से वहाँ अकेले फंस गए हैं। और वहाँ का विपक्ष खासतौर से जो कह रहा है कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये ट्रंप की जंग है और नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने ट्रंप को ले जाकर इसमें अमेरिका को फंसा दिया। तो अब ये चीज़ें वहाँ राजीव जी जनता के बीच जाना शुरू हो गई और इसीलिए वहाँ सड़कों पर ट्रंप का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, सड़कों पर जबरदस्त विरोध, लेकिन उन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप का विरोध जो है रोड पे। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू की तस्वीरें क्या कहती हैं, जरा नेतन्याहू की 2 तस्वीरों के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर ले आइए स्क्रीन पर। नेतन्याहू ने कल अपने पोस्ट से यहां एक्स पर उन्होंने जो सोशल मीडिया जो पोस्ट है उस पे उन्होंने अपनी ये तस्वीर यहां साझा की है। जरा इनकी हिब्रू में कह रहे हैं, जुबानी इनकी जो है वो आप समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे अभी तक मरा हुआ घोषित किया जा चुका है, लेकिन मैं जिंदा
हूं, कॉफी पी रहा हूं, मेरे 5 उंगलियां हैं, 6 नहीं है, ये सब बताते हुए जरा पहले देखते हैं फुल स्क्रीन इसको। उसके बाद एक और खुलासा हुआ है कि ये ओरिजिनली ये नहीं है बल्कि डुप्लीकेट है और ये मुखौटा पहने हुए हैं यानी मास्क लगाए हुए हैं यहां नेतन्याहू के। सच्चाई की हम तहकीकात तक नहीं गए हैं, सच्चाई क्या है हम पहले बता रहे हैं दोस्तों कि ये सच है ये वीडियो या गलत है ये नहीं कह सकते। बस इसमें 2 बातें सही दिखाई देती हैं। एक ये कि ये वीडियो जो है वो नेतन्याहू के बेन्यामिन नेतन्याहू के एक्स हैंडल से साझा की हुई वीडियो है और दूसरा वीडियो जो है वो पूरी दुनिया के अलग अलग रिलायबल सोर्सेज साझा कर रहे हैं, इसलिए 2 अलग अलग है। पहले इस वीडियो को देखिए। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד. तो देख लिया आपने, यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं हिब्रू में। मैं नहीं समझता हिब्रू, लेकिन इंग्लिश से जो ट्रांसलेशन में समझा हूँ उसमें यही कह रहे हैं साफ साफ। क्या कह रहे हैं जरा कह रहे हैं कि मैं मरा जा रहा हूँ लेकिन इस कॉफ़ी के लिए मरा जा रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि यानी मैं कॉफ़ी के लिए मरा जा रहा हूँ और मैं अब वहाँ पर ध्यान नहीं देता। बताइए, आप मोदी जी के साथ गए थे क्या हिब्रू सीखने? नहीं, मैं तो नहीं गया, मैं तो हिब्रू सीखने नहीं गया था। लेकिन राजीव जी, हिब्रू सीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तकनीक इतनी ज़्यादा है। चूँकि हमारे मोदी जी तो सन 84 में ही तो ईमेल इस्तेमाल करते थे, तो लेकिन मोदी जी जो जब बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि मोदी जी तो विश्वज्ञाता हैं, विश्वगुरु हैं, तो सारी भाषाएं उनको आती हैं, तो उन्होंने बात कर ली होगी। लेकिन जो इसका ट्रांसलेशन आया है वो ये बोल रहे हैं कि मैं मरा जा रहा हूँ लेकिन मैं इस कॉफ़ी के लिए मरा जा रहा हूँ और मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा कि वो AI जनरेटेड है कि 6 उंगलियां हैं। इससे पहले वीडियो पे उनके जो सवाल उठे थे कि वो AI जनरेटेड है कि 6 उंगलियां हैं, मैं उस पर नहीं आता, लेकिन मैं जो हूँ ये इस वीडियो के लिए मरा हूँ। राजीव जी, असल में जो इस्लामाबाद में ईरान की एम्बेसी है उसने एक वीडियो पोस्ट किया था वहाँ के ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्किन का कि वो किस तरीके से सड़कों पर टहल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, और उसने कहा कि पुतिन साहब को उसने टैग किया था, पुतिन साहब ये वॉकिंग चैलेंज है कि आप भी इसी तरीके से सड़कों पर टहल कर दिखाइए। और राजीव जी, आपको याद होगा कि आपके साथ जब न्यूज़ पॉइंट में था तो मैंने भी कहा था कि भाई अगर इतने आपने सब सेना वहाँ की ख़त्म कर दी है तो तेल अवीव में इसी तरीके से रोड शो करें नेतन्याहू साहब और ट्रम्प साहब मिलकर। तो ये बातें वहाँ पहुँच रही हैं कि भाई वहाँ का राष्ट्रपति तो सड़कों पर मौजूद है, पूरी लीडरशिप जो सड़कों पर मौजूद है, आप गायब क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तो उसकी काट करने के लिए ये वीडियो जारी किया गया। अब ये भी AI जनरेटेड है या असली आदमी है ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि वो जो पहला वीडियो था जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, उस वीडियो के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो जो उनकी 6 उंगलियाँ दिखाई पड़ती हैं, चूँकि वो 1 सेकेंड के लिए दिखाई पड़ती हैं 6 उंगलियाँ, तो वो मूव जो होता है हाथ उसमें वो उसकी वजह से वो दिखाई पड़ी हैं। तो AI जनरेटेड नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे मास्क का बताया जा रहा है कि यहाँ इस्तेमाल किया गया है तो मास्क का इस्तेमाल वहाँ भी हो सकता है। ये बातें चल रही हैं। वो भी देख लेते हैं, मास्क वाला वीडियो भी देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर मास्क वाला वीडियो ले आइए। देखिए ये वीडियो आप देखिए, यहाँ मास्क उतारते हुए और ये दिखाई देता है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट इसलिए है क्योंकि कोई भी अगर फेक वीडियो बनाएगा उसके बाद उस चीज को बताएगा भी कि देखो हमने फेक वीडियो बनाया, मास्क हमने लगा दी, ये आखिर आप कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कैसे तो आप समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राजीव जी, जो मास्क उतारते हुए है और इससे पहले जो वीडियो है उसमें दोनों में एक अंतर आप देखेंगे। बैकग्राउंड में जब वो मास्क लगाए हुए हैं और जब कॉफ़ी हाथ में लिए हुए हैं तो आपको पीछे दिखाई देगा कि सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं
पीठ किए हुए इस तरफ को, और इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि ये अब पता नहीं फेक है या क्या है, तो इसलिए इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। हम पुष्टि तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम दोनों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये वाला जो वीडियो है ये नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से है, इसलिए इसकी पुष्टि हम बस इतना ही कर सकते हैं कि ये वीडियो नहीं जो मास्क उतारता हुआ, लेकिन उससे पहले कॉफी पीता हुआ वीडियो जो है वो उसकी पुष्टि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल से है, एक्स हैंडल से है, और उस पर उन्होंने साझा किया है। बस इतनी पुष्टि कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए इस खबर को यहीं रोकते हैं, क्योंकि ये जो है ये फेक और कौन कहां कितनी दूरी तक फेंकता है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि फेंकने में बहुत लोग अब पॉलिटिशियंस माहिर हो गए हैं, बहुत माहिर हो गए हैं। लेकिन आगे बढ़े और चल क्या रहा है, ईरान युद्ध में क्या चल रहा है। आते हैं ईरान। अभी तक तो अमेरिका की बात हम कर रहे थे, अमेरिका की और बात करनी है अमलेंदु जी? चलिए अमेरिका की बात और करेंगे बाद में, लेकिन आते हैं ईरान की बात करने। ईरान ने आज सुबह सुबह सेजिल मिसाइल को दाग दिया है। सेजिल मिसाइल जो जिसको डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं, इसकी दूरी 2500 किलोमीटर तक की है, रेंज 2500 किलोमीटर रेंज तक की मारक क्षमता है, और बहुत ही शानदार है ये मिसाइल। इस मिसाइल के बारे में कुछ बता सकते हैं तो अमलेंदु जी जरूर बताइए कि क्या है इस मिसाइल में, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे क्या बेनिफिट ईरान को मिला है ये भी समझेंगे, और इजराइल यहां कैसे धीरे धीरे, क्योंकि अमेरिका तो बैकफुट पे है, और अमेरिका में बैकफुट पे रहने का एक और बड़ा कारण यह है कि बहुत दूरी है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन इजराइल की दूरी भी बहुत आसानी से ईरान पार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ईरान के पास उतनी मिसाइलें हैं, उतनी उस मध्यम दूरी की और हाई रेंज की जो मिसाइलें हैं जिसके जरिए वो इजराइल पे लगातार हमला कर रहा है। और इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि जितने वीडियोज आ रहे हैं वहां से ईरान से, वो वीडियो फेक वीडियो है। लेकिन इन सब के बीच पहले मिसाइल की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये काफ़ी तगड़ी मिसाइल है और ये इसकी अत्याधुनिक मिसाइल में से एक है। हालांकि IRGC ने कहा है कि अभी तक हमने जितनी भी मिसाइल का इस्तेमाल किया वो हमारी 10 साल पुरानी मिसाइल्स हैं और अभी हमने असली खजाना नहीं निकाला है। लेकिन ये सेजिल जो है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपना रास्ता भी बदल लेती है सामने अवरोध देखकर। तो यानी अगर आप इसको अवरोध इसके आप तय करना चाहेंगे तो ये अवरोध के सामने आएगी नहीं। तो ये इस तरीके से बहुत तगड़ा जो है, और इसका वार चूकता नहीं है और तबाही जो है ये काफ़ी ज़्यादा मचाती है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये उनकी शुद्ध देसी मिसाइल है राजीव जी, और इसमें किसी का दूसरे का कोई योगदान नहीं है। और जो रूसी प्रक्षेपास्त्र के विशेषज्ञ हैं उनका कहना है, और अमेरिकी जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है कि ईरान ने जो ये नई मिसाइल्स तैयार की हैं ये अमेरिका को ध्यान में रखकर तैयार की हैं, और अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मद्देनज़र इन्होंने तैयार की है। और पूरा का सिस्टम जो है ये अमेरिकी मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त करने वाली ये मिसाइल्स हैं, और ये चकमा दे जाती हैं। तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, तो उसका परीक्षण जो है वो ईरान ने कर लिया है, एक तरह से कहा जाए कि आजमा लिया है इस युद्ध में। इधर राजीव जी इसने बड़ा हमला जो है वो किया है ईरान ने, और दुबई का जो हवाई अड्डा है उस पर उसने हमला किया है। उसके ईंधन टैंक में आग लग गई है और वहाँ सारी उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं, जाने वाले रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। दुबई पुलिस ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि एयरपोर्ट की ओर जाने वाले कार्गो विलेज और माराकेच सेंट चौराहों पर ट्रैफिक बंद है, ड्राइवरों को दूसरे रास्ते इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दुबई का जो मीडिया कार्यालय है वो भी कह रहा है कि दुबई एयरपोर्ट ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ उड़ानों को अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ने की घोषणा की है। यानी वहाँ आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है, चूंकि ईरान ने वहाँ हमला किया है। और सबसे बड़ी बात ये राजीव जी, अब ईरान जो अब हमले कर रहा है वो जितने भी इनके मित्र देश हैं अमेरिका की ओर जहाँ इनके अड्डे हैं, अब वहाँ उनके जो तेल के डिपो हैं उन पे हमले कर रहा है, और अमेरिका के जो पोत खड़े हुए हैं या हवाई जहाज खड़े हुए हैं उनके ऊपर हमले कर रहा है। तो यानी अब वो इनका जो रीढ़ कही जाए अर्थव्यवस्था की भी और सैन्य ताकत की भी, इस पर जो है वो हमले कर रहा है। तो ये वहाँ से एक बड़ी खबर है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो एक तरीके से कहा जाए उसका तेल टैंकर डिपो जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही तेल टैंकर के ऊपर ये मिसाइल गिरा है, ड्रोन हमला हुआ है, और ड्रोन गिरने के बाद, ड्रोन हमले के बाद वहाँ पर आग लग गई, अफरा
तफरी का आलम वहां हो गया और उसके बाद फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और जितने भी वहां के जो मुसाफिर हैं जो सफर कर रहे हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, उनको दूसरी तरफ ले जाया गया है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इस ड्रोन हमला का जो मुख्य कारण है वो फ्यूल टैंक में आग लगने के बाद, और मुख्य कारण अमेरिका है, ये बात ईरान कह रहा है। ईरान घोषित तौर पे भी कह रहा है कि हम इस पे हमला कर रहे हैं। ऐसी ही हमला अबू धाबी की तरफ भी हुआ है, मिसाइल से हमला हुआ है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, उसमें मुख्य रूप से दुबई, अबू धाबी और शारजाह, ये तीनों जगहों को आप लोग क्रिकेट के हिसाब से जानते होंगे क्योंकि भारत और पाकिस्तान के काफी मैचेस जो भारत और पाकिस्तान में आपसी मतभेद होने के कारण उधर डाइवर्ट किया जाता है, तो इन तीनों जगहों पे मैच होते हैं। क्रिकेट मैच की मैं बात कर रहा हूं और उन मैचों के कारण ये तीनों देश जो हैं, ये तीनों जगह हैं यूएई के, ये काफी पॉपुलर रहे हैं। दुबई में भारत के काफी लोग रहते हैं और वहां पर हमला, और वो भी एयरपोर्ट पर एक ड्रोन से हमला, तेल टैंकर पर, जैसा आप बता रहे थे अमलेंदु जी की यहां ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो तेल भंडार पे आपने हमारे ऊपर हमला किया, अब चुन चुन के हम आपके तेल भंडार पे हमला करेंगे। अगर ईंधन आपके पास नहीं है तो आप उड़ाने नहीं भर पाएंगे और इसीलिए एक रिफ्यूलिंग जो जहाज है उसमें 90,000 टन आप लेके जा सकते हैं, 90,000 लीटर माफी चाहूंगा, 90,000 लीटर लेके जा सकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। जो आप जानते हैं कि ऊपर ही जो रिफ्यूल किया जाता है एक जहाज को दूसरे जहाज में, जो जंगी जहाजें हैं उनको किया जाता है, तो वो 5 अगर टैंक को, अगर 90,000 लीटर वाले 5 विमानों को अगर गिरा देता है ईरान, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस है यहां पर इसका, अमेरिका का, आप जानते हैं। और ऐसे में जी 100 जहाजों में जो तेल पड़ता उतना नुकसान ईरान ने कर दिया। 4,000 लीटर लगभग एक फाइटर जेट में आता है, तो अगर ये 90,000 एक लेके जाता है और 5 उसने गिरा दी, तो आप समझ लीजिए लगभग 100 का जो है उसने नुकसान अमेरिका साहब का कर दिया है। इधर IRGC ने, राजीव जी, अब तक की घोषणा की है कि ईरान ने दुश्मन के 200 रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए हैं, 4 थाड़ सिस्टम नष्ट कर दिए हैं और दुश्मन को रोजाना $1.5 बिलियन का नुकसान हो रहा है ईरान के हमलों से, और 18 जहाज तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। ये IRGC के कमांडर हैं, उन्होंने ईरान का SNN TV है उस पर अभी थोड़ी देर पहले ये दावा किया है। IRGC ने साफ साफ दावा किया है कि ईरान ने दुश्मन के 200 रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। दुश्मन के 200 रणनीतिक ठिकानों में दुश्मन कौन है? तो अमेरिका और इजराइल। इनके 200 ऐसे स्ट्रेटेजिक ठिकाने जो हैं इनके, जहां पर रणनीतियां तैयार की जाती हैं, उन ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें 4 थार्ड सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। और 4 थार्ड सिस्टम को नष्ट करने के बाद और युद्ध में रोजाना इनको 1.5 बिलियन का नुकसान करवा रहा है, ईरान ये बता रहा है। और 18 जहाज तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया गया है। और वहां के टेलीविजन SNN के हवाले से यह खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, कि 200 स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमला करना, यानी ईरान यहां कमर तोड़ने की बात कर रहा है, इसकी, अमेरिका की और इजराइल की। ये, और इस बीच एक खबर और आ रही है, हम लोग अभी बात कर रहे थे इधर की, यानी दुबई की, लेकिन अब अबू धाबी, जो दूसरा ठिकाना, अबू धाबी में भी हमला हुआ है। अबू धाबी पे हमला होने के बाद वहां एक की मौत हो गई है, मिसाइल हमला किया गया, यहां ड्रोन हमला, वहां मिसाइल हमला, एक की मौत हो गई अबू धाबी में। यहां पर वो फिलिस्तीन का नागरिक है, यह बताया जा रहा है, गलती ही सही, लेकिन वहां पर फिलिस्तीनी एक नागरिक की मौत हुई है, यह खबर चल रही है। अबू धाबी में हमला, मिसाइल हमला और एक की मौत, ये सारी खबरें अलग अलग ढंग से जो आती है, अलग अलग सोर्सेस से, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में कई बार कुछ खबरें जो हैं वो सही भी होती हैं, कुछ फेक भी, गलत भी होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सही खबर हो वो हम आप तक पहुंचाएं और सच का सच और झूठ का झूठ आप तक लेकर आएं। ये बातें हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचाते रहें इन खबरों को, इस ढंग की खबरें जो हैं, जो इसमें ईरान क्या क्या कर रहा है वो आप तक। और मिसाइल हमला जो इसने किया, सेजिल मिसाइल हमला, जो डांसिंग मिसाइल भी कहलाता है, उस मिसाइल के जरिए उसने ईरान के ऊपर हमला, ईरान ने इजराइल के ऊपर
हमला किया है। इजराइल में कल रात से ही सायरन बज रही थी और उसके बाद इजराइल से लेकिन खबरें नहीं आ रही हैं अमलेंदु जी। ये दिखाई दे रहा है कि खबरें जो आनी चाहिए इजराइल से वैसी खबरें आती नहीं हैं। जितनी खबरें आ रही हैं, जो क्षण के खबरें आ रही हैं, वही हम आप तक पहुंचाते हैं, हमारे तमाम साथियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अल याहिया जो इलाका है अबू धाबी का, वहां पर एक की मौत, और ये एरिया जिसको चाहता है अमेरिका कि वो गर्म हो जाए, क्या आपको लगता है कि गर्म होगा? नहीं, देखिए राजीव जी, एक चीज़ तो समझ में आ रही है, ईरान बार बार साफ तौर पे कह रहा है कि भाई आप अपने मतलब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जहां इनके अड्डे हैं, आप इनको यहाँ से भगाइए, अमेरिका को भगाइए। हम जो हमले कर रहे हैं वो इनकी वजह से कर रहे हैं, इनके ठिकानों पर कर रहे हैं। और उससे जो हमले करता है ईरान राजीव जी, उससे पहले बाकायदा उनका कमांडर आता है अल नबिया खातुम जो है उसका प्रवक्ता, और वाकई कहता है कि भाई 1 घंटे में आप लोग उसके आसपास का 1 किलोमीटर का इलाका खाली कर दीजिए जिस इलाके पर हमला करते हैं, क्योंकि हम यहाँ हमला कर रहे हैं। तो ये पहले से ऐलान कर देते हैं, तो ये साफ तौर पर जो है वो करते हैं। इसी तरीके से इन्होंने राजीव जब ये भी आरोप लग रहा है कि कुछ हमले मोसाद ने कराए हैं, और जो ईरान का शाहिद ड्रोन है उसकी कॉपी तैयार करके उससे हमले कराए। खासतौर से जो हमला एक हुआ तुर्की पे, उसमें उसी का इस्तेमाल किया गया, और इसको लेकर तुर्की ने कहा भी है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, चूंकि ईरान ने हमसे कहा है कि इसके पीछे हम नहीं हैं और हम जो करते हैं। और ये भी कहा गया कि भाई ईरान जो करता है तो वो पहले उसकी सूचना देता है, और ईरान ने साफ तौर पर इनकार किया, अगर इस तरीके का है तो हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, तुर्की ने कहा भी है राजीव जी। तो ये इस तरीके की अब रणनीति भी अपना रहा है ताकि ये आपस में उलझ जाए, खाड़ी के देश जो है वो ईरान के साथ उलझ जाए। और जिस तरीके से ट्रम्प साहब फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब उन्होंने कहा है 7 देशों से कि भाई 7 देश जो हैं वो अपने जंगी जहाज भेजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है मुक्त कराने के लिए मदद करें। भाई अभी तक तो आप कह रहे थे कि आप जो है हमला करके आएंगे और वहाँ रिजीम चेंज कर देंगे और चले आएंगे, तो अब आपको 7 देशों से क्यों मांगनी पड़ रही है मदद, ये अब सवाल उठने लगे। और वो 7 देश आपको मदद क्यों देंगे? सारे देश जो हैं जो आपके साथ समझे जाते थे, चाहे कनाडा हो, चाहे स्पेन हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, ये सब कह रहे हैं कि भाई हम इस जंग में आपके साथ शरीक नहीं हैं, हम इस पे हमला नहीं करेंगे, हम इस जंग में शामिल नहीं होंगे। फ्रांस भी कह रहा है कि हम जंग में शामिल नहीं होंगे। ये सब है। हालांकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से 6 घंटे पहले फ़ोन पर बातचीत की है और कहा है कि भाई आप हमले रोक दीजिए। ये उन्होंने कहा है मैक्रो ने कि आप हमले रोक दीजिए, लेकिन सवाल ये कि ईरान हमले क्यों रोक दे? अगर आपको हमले रुकवाने हैं तो आप कहिए अमेरिका से कि अमेरिका हमला रोक दे। अभी राजीव जी खबर आ रही है कि अमेरिका ने एक स्कूल पर फिर वहाँ सुबह हमला किया है। ईरान की जो फार्स न्यूज़ एजेंसी है उसने बताया है कि आज सुबह सुबह शहीद खोमीन बॉयज़ स्कूल पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, और एजेंसी ने कई तस्वीरें भी जारी की हैं जिसमें इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाद में जो मेहर न्यूज़ एजेंसी है उसने ईरान के मरकज़ी प्रांत के डिप्टी गवर्नर के हवाले से बताया कि खोमीन शहर के स्कूल पर हमला हुआ जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्कूल के आसपास के कई घरों को नुकसान पहुँचा। तो यानी अमेरिका और इजराइल जो हमले कर रहे हैं वो स्कूलों पर हमले कर रहे हैं, और ईरान जो हमले कर रहा है वो ईरान अमेरिका के जो बेस हैं, सैन्य अड्डे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहा है। इजराइल के जो सैन्य अड्डे हैं उनके ऊपर हमले कर रहा है। तो ये दोनों के हमलों में राजीव जी अंतर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका और ईरान दोनों के, इजराइल अमेरिका का जो ये संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, ज्वाइंट युद्ध जो कर रहे हैं ये दोनों मिलके ईरान के ऊपर, इसमें अमेरिका और इजराइल क्या कर रहा है और ईरान क्या कर रहा है, ये साफ साफ यहाँ पर क्लियर वे में आप देख सकते हैं। और क्लियरिटी ये है कि ईरान जो है वो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है, इजराइल के सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है। और इसका कारण एक और भी महत्वपूर्ण कारण है जिसको समझना पड़ेगा अमलेंदु जी। वो कारण यह है कि ईरान की मदद चीन कर रहा है, और चीन जो सैटेलाइट तस्वीरें दे रहा है वो 4K है, यानी वो 4000 गुना HD से भी 4000 गुना क्लियर तस्वीरें हैं, जिसके जरिए वो डॉट टू डॉट उस अपना निशाना बनाने में यहां पर सफल हो पा रहा है ईरान। और इसीलिए, और जबकि अमेरिका के पास जो GPS है वो इससे 2.5 गुना कमजोर है, यानी जीपीएस सिस्टम उतना अच्छा प्रभावी नजर नहीं आ रहा है यहां पे जितना प्रभावी बाइडू है, यानी जो ईरान का है वो। और इसीलिए ईरान मतलब चीन के जरिए जो ईरान को दिया जा रहा है, इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं ईरान जो है वो ज्यादा सटीक हमला कर रहा है, और वो भी अमेरिका के ऊपर मतलब अमेरिकी सैन्य छावनियों के ऊपर, अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों के ऊपर, अमेरिकी सैन्य अड्डों के ऊपर हमला कर रहा है।
और इसी में अब्राहम लिंकन भी है, जिसके बारे में यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत है, जिसके ऊपर से अपने कई सैन्य विमानों को वो उड़ा सकता है, अपने यहां भी जैसे विराट और बाकी हैं नौसेना के वैसे। तो ये यहां अमेरिका इसलिए परेशान है कि ईरान ने इतने सटीक हमले कैसे कर दिए, चाहे वो अब्राहम लिंकन के ऊपर हो। हालांकि आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी आपको, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हां अमेरिका पर किसी ढंग का हमला किया है ईरान ने, अमेरिका के नौसैनिकों के ऊपर, अमेरिका के जहाजों के ऊपर, जो जंगी जहाज हैं उनके ऊपर, या अमेरिका के ऐसे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया हो, ऐसी कोई बात नहीं। वो सब कहते हैं कि हमने सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, उनका इंटरसेप्ट करने वाले जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसको हमने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया है। लेकिन यहां ईरान जो कह रहा है कि हमने चार थाड को खराब किया, खत्म कर दिया है, और इसीलिए यहां आपने देखा कि दक्षिण कोरिया से अपने 6 थाड को इधर शिफ्ट करना पड़ा है अमेरिका को। अमेरिका के पास पैट्रियट है, अमेरिका के पास थाड है, और ये सब अगर देखा जाए तो इस जो युद्ध की स्थिति में और इसी के लिए जो तैयारियां होती हैं, इन तैयारियों में कहीं ना कहीं अमेरिका अब पिछड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को या इजराइल को ईरान पर युद्ध करने के लिए अपने उन इक्विपमेंट्स को निकालना पड़ रहा है, उन मिसाइलों को दागना पड़ रहा है, जिनकी बहुत जिनके कारण काफी वहां पे पैसे का खर्च है, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो भी डॉलर में, जबकि ईरान उससे कई गुना सस्ते में अपने इक्विपमेंट्स को बनाया है। जिसमें यहां जो सेजिल की बात हो रही थी, सेजिल मिसाइल पूर्ण रूप से ईरान के द्वारा बनाया गया, ईरान में निर्मित, ईरान के द्वारा बनाई गई मिसाइल है। और इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अवरोधक देखकर अपना रास्ता बदल सकती है ये मिसाइल, और इसीलिए इसके कहा जाता है कि सामने अगर जैसे क्रूज मिसाइलें होती हैं, उसी ढंग की मिसाइल ये है, लेकिन उससे भी ज्यादा मारक क्षमता वाले मिसाइल को यहां उसका इस्तेमाल कर लिया है ईरान ने। ईरान को लेकर लगातार जो बातें कह रहा है खासकर अमेरिका, वो यहां पर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से फेक न्यूज फैलाने की कोशिश करता है। बिल्कुल राजीव, अपनी तरफ से फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करता है, और एक तरह से कहा जाए कि फेक न्यूज़ में वो मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है, और ख़ासतौर से जो इजराइल समर्थित मीडिया है वो इसको फैलाने की कोशिश कर रहा है। और इसको लेकर ईरान की मिलिट्री जो है उसने कल रात एक चेतावनी दे दी है कि एक जो इजराइल समर्थित चैनल है, कि अगर उसने यहाँ के सैटेलाइट का इस्तेमाल करना और झूठी खबरें फैलाना मतलब बंद नहीं किया, तो अब वो भी हमारे निशाने पर होगा। खातम अल अनबिया के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कल रात ये चेतावनी दी है उस इजरायली नेटवर्क को कि आप अगर ये गड़बड़ियाँ जारी रखेंगे तो अब आपका जो प्रसारण है वो अब हमारे निशाने पर होगा। तो ये वहाँ से राजीव जी आ रहा है। लेकिन ट्रंप साहब जो है वो जीत लेना चाहते हैं। अब पहले तो कह रहे थे कि भाई हम तो जीत कर चले आएंगे, अब 7 देशों से मदद मांग रहे हैं, उसमें चीन भी है, और कह रहे हैं कि चीन जो हम तो जो है वो 1% ही वहाँ से हॉर्मुज से लेकर आते हैं तेल, चीन का तो 90% तेल जो है वहीं से आता है हॉर्मुज से। तो चीन जो अपने जंगी जहाज भेजे, भाई चीन उनको मदद कर रहा है तो वो अपने जंगी जहाज क्यों भेजेगा? जो चीन साफ तौर पर कह रहा है कि ईरान पर हमला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, आप उस चीन से कह रहे हैं कि वो चीन जो है जंगी जहाज भेज दे। तो ट्रंप साहब की अकल राजीव जी घास चरने गई है, क्या करने गई है तो ट्रंप साहब जाने क्या करने गई है। लेकिन ट्रंप साहब अब आग बबूला होते चले जा रहे हैं, और ये समझ में आ रहा है कि अब उनकी मार जो है जबरदस्त हो रही है। आप चीन की बात कर रहे हैं, और इधर जापान की प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है, कह दिया हम जंग से अलग हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे किसी तरह। और हमारे पास ट्रंप साहब की तरफ से कोई भी आधिकारिक वो नहीं आया है, आमंत्रण नहीं आया, औपचारिक रूप से हमसे कोई अनुरोध नहीं किया गया है, रिक्वेस्ट नहीं किया गया है कि आप हॉर्मुज के लिए हमारी मदद कीजिए। उन्होंने साफ साफ जापान की प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि सनाई तकाइची हैं, और सनाई तकाइची ने आज कहा है कि उनके देश को हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है, लेकिन वो उचित प्रतिक्रिया कैसे दी जाए इस पर विचार कर रही हैं। आप जानते हैं कि ट्रंप ने अलग अलग देशों को, जिसमें जापान है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, उसके अलावा इधर आइए तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन सारे देशों को कहा था कि आप लोग हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने में हमारी मदद कीजिए, अपने नौसेना के और जहाजों को, आप जंगी जहाजों को वहां भेजिए और उसमें हमारी मदद कीजिए। इसी पे तकाइची ने कहा है कि हमने अभी इस पर कोई बात नहीं की है, इस पे हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हम दे सकते। लेकिन इतना इन सब के बीच आप जानते हैं कि अगले ही हफ्ते, मतलब नेक्स्ट वीक,
तकाइची जा रही हैं अमेरिका और चाहती हैं कि अमेरिका जाने से पहले अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, कई सारे उनके साथ सामरिक और व्यापारिक जो रिश्ते जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन रिश्तों के बीच जापान साफ साफ कह रहा है कि हम इस युद्ध में नहीं हैं और इस युद्ध में हमें आने का आमंत्रण, निमंत्रण या अनुरोध मत कीजिए आप तो बेहतर होगा, ये कहना है साने तकाइची का, वहां की प्रधानमंत्री, जापान की प्रधानमंत्री। एक चीज तो है कि पूरी दुनिया में तो राइट विंगर्स आए हुए हैं अमलेंदु जी, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, सब जगह राइट विंग का बोलबाला है। और वैसे में अब जापान कब तक पीछे रहता है ये देखना होगा। लेकिन पत्रकारों से इन्होंने कहा है साने तकाइची ने कि हमें यह देखना होगा कि मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर रहकर हम सबसे बेहतर कदम क्या उठा सकते हैं। यानी कानूनी ढांचे का यहां पर हवाला दे रही हैं वो साने तकाइची, लेकिन इसके साथ साथ क्या बेहतर हो सकता है। और अगर इंटरनेशनल लॉ का हवाला देते हुए ये बात हो रही है तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, होनी भी चाहिए। बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप देखते हैं कि अमेरिका बैकफुट पे नजर आता है, अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आता है। अमेरिका का साथ देने के लिए चीन आगे नहीं आता, अमेरिका का साथ देने के लिए जापान आगे नहीं आता, अमेरिका का साथ देने के लिए नेटो कंट्रीज में से काफी देश आगे नहीं आते, साथ नहीं देते हैं। और तो और सबसे बड़ी चीज की जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो भी अमेरिका का साथ देते हुए नजर नहीं आते हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं, इसलिए यहां दिक्कत हो जाती है। लेकिन खबरें और भी हैं, ब्रेकिंग खबरें मैं देख रहा हूं बहुत कुछ। और इन सबके बीच इधर संसद में भी, यानी हमारे देश में जो कुछ चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि एलपीजी की किल्लत है और उस पर जितनी बातें छिपाने की कोशिश हो रही है उसको अफवाह के जरिए छिपाने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन किल्लत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 जहाजों का आना, अभी वही 2 जहाज आने वाले हैं बस। लेकिन आज इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि संसद परिसर में खतरे की घंटी जो बजी है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। तो अभी ये बिल्कुल प्राथमिक सूचना है, ये अभी खबर जब आएगी पूरी तो हम बताएंगे। अभी जो सूचना आ रही है इस बीच ये ब्रेकिंग खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आप कह सकते हैं, ये न्यूज रूम से हम एक बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि संसद में, भारत के पार्लियामेंट में अचानक जो अलार्म है वो बजा दिया गया है और सायरन बजाया गया है, जो खतरे की घंटी जिसको कहते हैं उसको बजाया गया है। और उसके बाद अभी पूरी सूचना नहीं आई है, लेकिन ये खतरे की घंटी क्यों बजाई गई है इसको लेकर जो भी सूचना आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर ये अभी अमलेंदु जी बता रहे थे, जिसमें यह साफ साफ बताया जा रहा है कि यहां पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट में खतरे की घंटी बजाई गई है। आखिर क्यों ऐसा? क्योंकि पार्लियामेंट पर एक बार आप जानते हैं कि एक बार हमला हुआ था और उसके बाद पार्लियामेंट में अलर्ट मोड हमेशा रहता है, उसके बाद भी खतरे की घंटी क्यों बजाई गई, ये इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे है। हो सकता है गलती से दब गया हो बटन, गलती से भी कई बटन राजीव जी कई बार दब जाते हैं। तो अब जब खबर आएगी तभी इसकी हम लोग पुष्टि कर पाएंगे कि क्या मसला है क्या नहीं है, क्योंकि अब ये बिल्कुल शुरुआती एकदम है कि अभी वहाँ खतरे की घंटी बजी है, सायरन बजाया है, मतलब वहाँ जी एक सायरन बजा है, लेकिन वो सायरन क्यों बजा है? क्या किसी ने गलती से दबा दिया सायरन को? और सायरन बजाने में गलती होती नहीं। मैं हालांकि मानता हूं कि जब इतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी जो प्लेसेस हैं वहां पे अगर इस ढंग की गलतियां होंगी तो फिर आखिर किस ढंग का आप सायरन और किस ढंग की वहां पर सूचनाओं के लिए आपने अलार्म लगा रखा है, ये समझ में आता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और उसकी सूचना आ जाएगी हमारे इस कार्यक्रम के समापन होते होते, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन भारत में एलपीजी सिलेंडर की बात हो रही है लगातार। भारत जो है वो इस वक्त ईंधन की कमी से गुजर रहा है, खासकर एलपीजी की कमी से गुजर रहा है। और ये जंग जितना ज्यादा आगे बढ़ेगी उतना ज्यादा भारत को भी नुकसान होगा। इस जंग में भारत कैसे बुरी तरह फंसा हुआ है उसका नमूना आप ईरान के साथ अपनी दूरियों के साथ साथ आप देख सकते हैं। ईरान के साथ जितनी दूरियां आप बरतेंगे उतना ज्यादा आप फंसेंगे। ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल ज़्यादा फंसते जाएंगे और ट्रम्प साहब फंसते चले जा रहे हैं, ये भी सब समझ में आ रहा है। क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से खतरे की घंटी बजा दी है राजीव जी, वो ईरान ने खतरे की घंटी जो है वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरा जो साम्राज्यवादी व्यवस्था है उसके लिए भी एक खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका का जो भी ताना बाना राजीव जी है उसके लिए खतरे की घंटी निश्चित तौर पर बच गई है। तो अमेरिका को अपनी दादागिरी बचानी है, अमेरिका को अपना आर्थिक साम्राज्य बचाना है, अपना जो है उसको ऊर्जा स्रोत जो है उनको बचाना है, ये साफ तौर पर आ रहा है राजीव जी। लेकिन इस बीच जो है वो पर्यावरण को लेकर भी चिंताएं जो शुरू हो गई हैं। यूएन चीफ जो है उनका कहना है कि भाई जो जल डमरू मध्य हॉर्मुज है उससे जो संकट उत्पन्न हुआ है, तो अब वो जो फॉसिल फ्यूल है यानी जीवाश्म
जिसे कहा जाता है, उस पर निर्भरता कम करी जानी चाहिए। इस बीच ये भी चीज़ें शुरू हो गई हैं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा जो कही जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये अब यूएन की तरफ से चिंताएं भी शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ये चिंता आज से नहीं, आज की चिंता नहीं है, बहुत पुरानी चिंता है, जिसमें आप एनर्जी के अलग अलग रिसोर्सेज पैदा करें, अलग अलग ढंग से, सिर्फ एक जगह डिपेंडेंसी आपकी ना हो, डिसेंट्रलाइज करें आप एनर्जी के लिए। उसमें ही उसी में एटॉमिक एनर्जी की बात होती है, उसमें बायोफ्यूल की बात होती है, उसी में विंड एनर्जी की बात होती है। अलग अलग ढंग से आप एनर्जी के अलग अलग प्रकारों को आप लेके आए हैं, साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल में जिस ऊर्जा का जिसका खपत और जिस ऊर्जा की खपत हम देखते हैं वो है ऑयल एंड गैस, यानी पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम के कारण किस ढंग से आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के 40 अलग अलग देश फंसे हुए हैं, उनमें अमेरिका भी है। और यहां रूस की चांदी हो रखी है। रूस जो है अपने हिसाब से तेल बेच रहा है और अब तो अमेरिका भी किसी को नहीं धमका रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, अमेरिका भी अब किसी को नहीं धमका रहा, बल्कि कह रहा है कि सब खरीद लो, रूस से तेल खरीद लो। और रूस भी अब कह रहा है ठीक है खरीदो, अब हमारे दाम पे खरीदो। इस बीच राजीव जी खबर आ गई, वो गलती से ही आराम वजह, चूंकि वहाँ जो सुरक्षा सिस्टम था वो एक कार का पास नहीं पड़ पाया। जो रीड वहाँ लगा दिया है ना, स्कैनर्स लगा दिए गए, तो वो सुरक्षा जो थी वो इसलिए चूक हो गई, वो कार आगे बढ़ गई, जो समझी पढ़ लिया इसने, तो वो सायरन एकदम से बच गया। और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत पोजीशन ले ली, लेकिन बाद में आया कि वो उस कार को पढ़ नहीं पाया, स्कैन नहीं कर पाया। ये हुआ। तो चलिए, अच्छा हुआ कि वहां कोई भी ऐसी कोई दुखद घटना की खबर नहीं है। भारत के पार्लियामेंट की बात हो रही थी, जहां अचानक सायरन बजने से अफरा तफरी का आलम मच गया। लेकिन यह बताया गया कि एक कार वहां से गुजर रही थी। हम लोग भी जब पार्लियामेंट में जाते हैं, कार पास के साथ अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उसको रीड करता है पहले वहां लगा हुआ जो सिस्टम है, और उसके बाद कार को अंदर जाने की अनुमति मिलती है। और वैसे में यहां अगर आप कई बार इलेक्ट्रॉनिकली उसको रीड नहीं कर पाया तो आपको सीधे वो अलार्म बजा देगा। उसने अलार्म बजाया और उसके कारण वहां पर अफरा तफरी का आलम देखने को मिला। ये बात तो इंडिया के पार्लियामेंट की है, लेकिन उधर ईरान से जो खबरें आ रही हैं उनमें भी जी डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं राजीव जी, उन्होंने बड़ी सख्त बात कही है और उन्होंने कहा है कि हम यूरोप में अपने दोस्तों, बाहर के सहयोगियों, खासकर मार्क कार्नी जो कनाडा के हैं, उनकी वजह से मजबूती से टिक पाए हैं। और हम पर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से पूरी तरह से अस्वीकार दबाव डाला गया है। ये बड़ी बात जो है डेनमार्क की तरफ से आई है। देखिए, डेनमार्क की तरफ से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि यहां पे साफ साफ डेनमार्क का कहना है कि हम यूरोप के अपने दोस्तों और बाहर के सहयोगियों, खासकर आप यानी कार्नी साहब, मार्क कार्नी बाहर के सहयोगी के रूप में, यानी कनाडा के प्रधानमंत्री, उनके लिए कह रहे हैं कि वजह से मजबूती से हम टिक पाए हैं, नहीं तो अमेरिका हमको खा जाता। साफ साफ कहें, हम पर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पूरी तरह से अस्वीकार्य दबाव डाला गया है। यानी हमारे ऊपर जो उस तरह का प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है जिस प्रेशर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए ये अस्वीकार्य है। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं डेनमार्क के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ही हैं शायद, या प्रधानमंत्री का यह बयान, महत्वपूर्ण बयान यहां पे आया हुआ है। तो ये खबरें चलती रहेंगी अमलेंदु जी, और देखते देखते समय 1 बज गया, हम लोगों को इस प्रोग्राम को खत्म करने का समय हो गया। और ईरान से बहुत सारी खबरें अभी और आएंगी। 2 बजे से आप देखिएगा, इसके ठीक 1 घंटे बाद 2 बजे से देखिएगा खरी खरी, और उसके बाद फिर 4 बजे देखिए सीधे फिर न्यूज रूम से ईरान के अपडेट्स के साथ दोबारा, यानी 2 बजे, 4 बजे और शाम 7 बजे लाइव लेकर हम दोबारा आएंगे आपके पास, और भी बहुत कुछ, बहुत सारे अपडेट्स के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमलेंदु जी इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों इस चर्चा में बने रहने के लिए आपका भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने के लिए। आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाता हूं जब ब्रेकिंग करते हैं हम, लेकिन शाम को इत्मीनान से न्यूज़ पॉइंट में आप लोगों के कमेंट्स भी और आप लोगों के सवालों का जवाब भी हम देने की कोशिश करते ही हैं। तो न्यूज़ पॉइंट में मिलिए, उससे पहले खरी खरी में मिलिए, और 2 बजे और फिर 4 बजे बिग ब्रेकिंग के साथ मिलिए। तो बहुत कुछ, और उन सब के साथ मुझे और अमलेंदु जी को दीजिए इजाज़त।